नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको जीव विज्ञान में कक्षा 12 अध्याय 1 में जो है जीवों में जनन भाग 1 लेकर आए थे। आज भाग 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें कल हमने बताया था आपको कि जीवन अवधि क्या होती है। तो कल हमने इसको पूरा बता दिया था कि जीवन अवधि क्या होती है। आज हम बताएंगे इसके कि जनन क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि मैंने कल क्या बताया था, जो है जीवन अवधि क्या होती है। एक बार मैं फिर से उसको बता देता हूँ कि जो जीव जन्म लेता है उसकी प्राकृतिक मृत्यु तय होती है। मैंने कहा था कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज इसके बारे में बताते हैं कि जनन क्या होता है। ठीक है, जनन क्या होता है। जनन, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन क्या होता है, तो इसके बारे में, जैसे रिप्रो मीन्स क्या, री मीन्स क्या होता है? पुनः, पुनः। और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पादन, उत्पादन करना। ठीक है, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, तो जीव क्या करता है? जनन करता है, और वह जनन के द्वारा नए संतान को क्या करता है? जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख के बता दे रहे हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि जनन है क्या? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है? जीवों की एक जैविक क्रिया होती है। जनन क्या है? जीवों की एक जैविक क्रिया होती है। ठीक है, तो आइए, जीवों की जनन क्या है? जीवों की एक जैविक क्रिया होती है। क्रिया होती है। ठीक है, इसमें जो जीवों को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे जनक कहते हैं। और जो जीवों को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जनक कहते हैं। तथा जो संतति जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जो जीव जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? जो जीव जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। और यही संतति कहते हैं। और यही संतति
वृद्धि और विकास करके तथा परिपक्व होकर प्रजनन क्रिया करता है। प्रजनन क्रिया के द्वारा फिर नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो यह जो है जनन की क्रिया में, जनन जो होता है यह प्रक्रिया चलती रहती है जीवों में। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा, जनन जो होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जैसे मान लो कि मनुष्य है, मनुष्य किसको जन्म देगा? मनुष्य को ही जन्म देगा, वो किसी हाथी या बकरी को तो नहीं दे सकता। इसी प्रकार अगर कुत्ता है, कुत्ते को ही जन्म देगा। हाथी है तो हाथी अपने बच्चे को जन्म देगी। बिल्ली है तो बिल्ली को ही जन्म देगी। मतलब वह अपने अकॉर्डिंग अपने ही समान संतान को जन्म देती है। ठीक है, तो जनन का मतलब यही होता है कि जो जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यह जीवों की क्या होती है? एक जैविक क्रिया होती है। ठीक है, और इसमें जो जीवों के जो जन्म लेता है, जीवों को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और तथा जो जीव जन्म लेता है उसे हम संतत कहते हैं। और यही संतत वृद्धि और विकास करके तथा परिपक्व होकर फिर दोबारा प्रजनन क्रिया करता है। और प्रजनन क्रिया करने के दौरान वह फिर नए जीव को क्या करता है? जन्म देता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गाय है और यह प्रजनन क्रिया करने के बाद यह किसको जन्म देगी? किसको? बछिया को जन्म देगी। ठीक है, किसको देगी? बछिया को जन्म देगी। ठीक है, फिर यही बछिया बड़ी होकर परिपक्व होकर फिर क्या करेगी? प्रजनन क्रिया करती है। और प्रजनन क्रिया करने के दौरान फिर वह क्या करती है? नए जीव को क्या करती है? जन्म देती है। मतलब यह गाय बच्चे को जन्म दिया, बछिया को, फिर यह बछिया बड़ी होकर क्या करेगी? गाय के रूप में डेवलप करके गाय बनेगी। फिर प्रजनन क्रिया करके फिर वह नए जीव को क्या करेगी? जन्म देगी। यह क्रिया समस्त जीवों में चलती रहती है, जिससे वह अपने समान नए जीवों की इस पृथ्वी पर मतलब प्रजाति को बनाए रखा है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया? यह था बच्चों किसके बारे में? जनन के बारे में। ठीक है, तो आइए इसके आगे मैं बताता हूं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट भी करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बताता हूं जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सजीवों के संरचना निवास स्थान तथा कार्य की क्या है? सजीवों की संरचना, निवास स्थान तथा कार्य की
में क्या होता है? कारकी में मतलब क्या होता है? अत्यधिक 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 क्या पाया जाता है? भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। और यही भिन्नता के कारण, इसी भिन्नता के कारण सभी सजीवों में क्या होता है? जनन। सभी सजीवों में जनन इस प्रकार लिख लो, भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन से? एक होता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो मैंने क्या कहा जनन के प्रकार में कि सजीवों के संरचना, निवास स्थान तथा कारकी में अत्यधिक क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं भिन्नता को कारण ही सजीवों में क्या होता है? जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। ठीक है। तो आइए अलैंगिक जनन के बारे में बताते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो इसमें नोट कर लेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। मैंने क्या कहा? अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इसमें और अलैंगिक जनन में आकारकी और आकारकी तथा आनुवंशिकी या आनुवंशिक
रूप से अपने जनक के समान होते हैं। मैंने क्या कहा इसमें कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और इनमें जो संतान होते हैं वो आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है सभी विभाजन क्या होता है, समसूत्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें क्या होता है, सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक जनक है, ठीक है, कोई एक जनक है, क्या है, कोई एक जनक है और यह जनक प्रजनन करने के बाद इसमें क्या होगा, यह दो जीव को क्या करेगा, जन्म देगा। तो इसमें जो गुणसूत्र होगा इसमें यही इसमें भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए याहू बहू क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें समान होते हैं, इसके आगे थोड़ा ही लिख लो, समान होते हैं। यही समानता के कारण इन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी विभाजन समसूत्री होता है तथा इनमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है तथा कुछ उच्च श्रेणी के जीवों, या तथा लिख लेना, तथा यह उच्च श्रेणी के जीवों कशेरुकी तथा अकशेरुकी जैसे जीवों में नहीं होता है तथा कुछ उच्च कोटि के पादपों में एक अलैंगिक
में ऐसे लिख लेना, में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, मैंने क्या कहा कि जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें सिर्फ एक जनक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है? जो भी जो जन्म लेते हैं वह अकार्यकी तथा अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए इन्हीं समानता के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो होता है, सबसे ध्यान देने वाली बात कि इनमें जो जीव होते हैं, इनमें विभाजन जो होता है वह समसूत्री होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनमें युग्मक निर्माण नहीं होता, और ना तो वह युग्मक आपस में मिलकर संलयन करके युग्मक मतलब नए जीव के युग्मक के द्वारा नए जीव का निर्माण नहीं करते हैं। तथा इनमें क्या होता है? यह जनन कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में, जो ये कोष के यूनिसेलुलर जीव होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है। और इसके साथ साथ इनमें जो कुछ उच्च श्रेणी के जीव आते हैं, जैसे कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स और अकशेरुकी जो होते हैं, इसके इन जीवों के अंतर्गत इनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तथा लेकिन इसमें क्या होता है? कुछ उच्च कोटि के पादपों में क्या होता है? अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यह था बच्चों क्या? जनन के बारे में। ठीक है, तो इसके आगे जो है जनन मतलब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, मैं इसको अगले भाग में लेकर आऊंगा, तो फिर मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं अगर एक ही बार में सब कुछ पढ़ा दूं और आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो इस तरह पढ़ाई करना बेकार है। इसलिए आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन उसको फोर्स पढ़ाई करिए। और इस प्रकार से आप बहुत सारे नोट बनाए होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे, तो एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर इसको पढ़ाई करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो बस आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।